इस वीडियो में हम बिहार में किसान आंदोलन, साथ ही साथ जो है भारत में जितने आंदोलन हुए हैं, चाहे वो 1859-60 का नील विद्रोह हो या फिर और भी सारे जो भी आंदोलन हुए हैं, चंपारण सत्याग्रह से लेकर के खेड़ा सत्याग्रह, और भी जितने आंदोलन हुए हैं, मोपला विद्रोह हो, फड़के आंदोलन हो, सबको हम जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फिर हम जो है हमेशा की तरह इससे रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाला है। और बीपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है किसान आंदोलन। बीपीएससी का ये बहुत ही जो है फेवरेट टॉपिक है किसान आंदोलन। यहाँ से जो हर साल क्वेश्चन लगभग हमेशा रहता है, तो आप इसे पढ़कर जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम किसान विद्रोह और आंदोलन पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो किसान विद्रोह और आंदोलन की जब बात की जाती है, तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है, सबसे पहला विद्रोह है नील विद्रोह की बात आती है। नील विद्रोह जो कि 1859 से 60 में हुआ है। और इस नील विद्रोह की पृष्ठभूमि क्या रही? तो नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक ये व्यापक और जुझारू विद्रोह नील विद्रोह था। और ये किस क्षेत्र में पहले होता है ये नील विद्रोह? तो बंगाल वाले क्षेत्र में होता है। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। यानी किसानों का जो काफ़ी शोषण किया जा रहा था अंग्रेजों की तरफ से, तो उसके विरुद्ध ये लड़ाई थी बंगाल का नील विद्रोह। तो नील विद्रोह का पहला डेट याद रखना है 1859 से 60। दूसरा क्षेत्र याद रखना है, बंगाल में ये होता है नील विद्रोह। और भी यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है, हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें जो है एक तरह से ज़बरदस्ती यूरोपीय जो थे, अंग्रेज जो थे, यूरोपीय जो थे, उन्हें नील बागान मालिक, जिन्हें यूरोपीय जो नील बागान मालिक थे, वो नील की खेती करने के लिए मजबूर किया करते थे। तो बंगाल के काश्तकार जो चावल उगाना चाहते थे, उनको नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया। और इस प्रथा को स्थानीय भाषा में ददनी प्रथा की जो संज्ञा दी गई। तो जैसे तिनकठिया प्रथा चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है। चंपारण सत्याग्रह अगर आप बार बार पढ़ते होंगे, तो चंपारण सत्याग्रह जिस तरह से जुड़ा हुआ है तिनकठिया प्रथा से, उसी तरह नील विद्रोह जुड़ा हुआ है ददनी प्रथा से। तो इसे स्थानीय भाषा में ददनी प्रथा की संज्ञा दी गई। वहीं नील की खेती करने से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। जो नील की खेती से इनकार करते थे, वैसे नील बागान उन्हें जो है नील बागान मालिक उसका काफ़ी जो है शोषण करते थे, काफ़ी उनको दबाते थे। लास्ट में क्या हुआ कि सितंबर 1859 ईस्वी में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर जो बागान मालिक थे, नील बागान मालिक थे, उन मालिकों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। नील विद्रोह की यह घटना, पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई। और किनके नेतृत्व में ये जो है विद्रोह होता है? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। तो एक तो 1859 से 60 में हो रहा है, और दूसरा इसके लीडर कौन है? तो ये दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और इनके नेतृत्व में बंगाल के नदिया जिला में होता है। इनके नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती करनी जो है बंद कर दी। यहीं से ये विद्रोह प्रारंभ होता है। और 1860 तक आते आते नील आंदोलन इन सब जगहों तक जो है इसका विस्तार हो जाता है, और सारे जिला में, नदिया से पावना, खुलना, ढाका और सारे जिलों में ये फैल जाता है। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में जो है 1860 ईस्वी तक सभी नील कारखाने बंद हो जाते हैं। तो नील विद्रोह का ये सफल एक तरह से प्रभाव देखने को मिलता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, कि जो वहाँ ज़बरदस्ती नील की खेती करवाने के लिए बाध्य करवाया जा रहा था, वो जो है नील कारखाने फिर बंद हो जाते हैं 1860 तक आते आते। वहीं 31 मार्च 1860 ईस्वी में विवश होकर अंग्रेजों ने WS सीटोनकार के नेतृत्व में एक नील आयोग, इंडिगो कमीशन को भी नियुक्त किया। और नील विद्रोह को बंगाल के किन किन लोगों का साथ मिला? तो बंगाल के बुद्धिजीवियों, साथ ही साथ बहुत सारे प्रचार माध्यमों के द्वारा, धर्म प्रचारकों के द्वारा, कहीं कहीं छोटे जमींदारों और महाजनों का भी सहयोग प्राप्त हुआ नील विद्रोह में। वहीं बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने जो है अपने लेख द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। तो इनका नाम आप याद रखेंगे कि हिंदू पेट्रियार्ट के जो संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं, उनका विशेष इसमें योगदान रहा।
नील बगान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्र जो है दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है और ये भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन भी इसमें बताया गया है। तो ये क्वेश्चन बार बार यूपीएससी पूछता है कि नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। और इसमें किस विद्रोह का चर्चा है, तो नील विद्रोह का चर्चा है जो कि 1859 से 60 में होता है। और इसमें ये बात कही गई है कि नील विद्रोह भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन था। नेक्स्ट है कि 1860 ईस्वी में नील आयोग के सुझाव पर, जो नील आयोग अभी हमने देखा कि गठित किया गया, तो 1860 में नील आयोग के सुझाव पर जारी की गई सरकारी अधिसूचना जिसमें उल्लेख था कि रैयतों को नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी प्रकार के विवादों का निपटारा कानूनी तरीके से किया जाए। इस आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा जिससे आंदोलनकारियों को बड़ी सफलता मिली। जो 1860 में जो है सरकार की तरफ से सरकारी अधिसूचना जो जारी की गई, उस अधिसूचना में नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किए जाने का जिक्र किया गया। तो हम कह सकते हैं कि आंदोलनकारियों की बहुत बड़ी सफलता रही। इस विद्रोह में आंदोलन के सफल होने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था किसानों में अनुशासन, एकता, संगठन तथा सहयोग की भावना। इस तरह से नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। कालांतर में भारत के स्वाधीनता संग्राम में यह सफलता के जो है प्रेरणा बन गई नील विद्रोह। नेक्स्ट है पाबना विद्रोह, ये भी एक किसान आंदोलन है। ये 1873 से 76 ईस्वी में होता है। 1870 से 1880 के बीच का दशक बंगाल के लिए किसान आंदोलनों का दशक था। वहीं यह आंदोलन कहाँ होता है, तो पाबना क्षेत्र के यूसुफ शाही परगना से शुरू हुआ था, जो पटसन की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यूसुफ शाही परगना, इसमें 50 से अधिक किसानों को 1850 ईस्वी के अधिनियम जमीन पर कब्जे का अधिकार तथा कुछ सीमा तक लगान में वृद्धि के लिए संरक्षण प्राप्त था। और इस संरक्षण का ही जब शोषण किया जाता है तभी ये विद्रोह होता है। वहीं पाबना के किसानों को अधिनियम 10 द्वारा मिली सुविधाओं के बावजूद भी जमींदारों के शोषण का शिकार होना पड़ता था और 1793 से लेकर 1882 के बीच लगान में करीब 7 गुना वृद्धि कर दी गई। जो उनको लगान में वृद्धि के लिए संरक्षण प्राप्त था वो भी जो है इनको नहीं दिया गया, लगान में लगातार वृद्धि की गई तथा भूमि की नाप जोख हेतु छोटे मापों के प्रयोग जैसी जातियों का किसानों को सामना करना पड़ता था। तो इन सब कारण की वजह से जो है जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध हम कह सकते हैं कि 1873 ईस्वी में पाबना जिले में यूसुफ शाही परगने से किसान संघ की स्थापना हुई और इस संघ ने किसानों को संगठित करने, लगान न देने, जमींदारों के विरुद्ध मुकदमे के खर्चे के लिए चंदा एकत्र करने जैसे कार्य किए और साहूकारों और महाजनों के चंगुलों से बचने के लिए 1874 ईस्वी में सिरूर तालुका के करडाह गांव में विद्रोह प्रारंभ हुआ, जो देखते देखते जो है और भी तालुकों तक ये फैल गया। इसमें आंदोलनकारियों का पाबना विद्रोह में आंदोलनकारियों का उद्देश्य क्या था, तो साहूकार ऋणदाताओं के पास रखे गए ऋण पत्रों, डिग्रियों आदि को छीन कर नष्ट करना तथा साहूकारों के साथ व्यक्तिगत हिंसा का प्रयोग केवल तभी किया गया जब वे दस्तावेजों को बचाना चाहें। तो ये यहाँ पर रहा पाबना विद्रोह। और फिर है कि पाबना के अलावा विद्रोह और भी क्षेत्रों में फैल गया था और पाबना विद्रोह की प्रमुख विशेषता क्या थी कि इसका कानून के दायरे में रहना और किसानों की यह लड़ाई केवल जमींदारों से थी। और इसमें जो है आंदोलनकारी जो थे उनका नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं और सरकार ने भारतीय दंड संहिता के दायरे में ही इस आंदोलन या पाबना विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। वहीं अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने पाबना विद्रोह का जो है समर्थन किया था। इस आंदोलन की यानी पाबना आंदोलन की एक और विशेषता थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलनरत रहे, जो कि सांप्रदायिक सौहार्द का अनूठा उदाहरण था। वहीं बंगाल के बुद्धिजीवी जो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आरसी दत्त ने पाबना आंदोलन का समर्थन किया था। इंडियन एसोसिएशन के जो सदस्य थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली, इन सभी ने भी किसानों की रक्षा हेतु अभियान चलाया था। और पाबना आंदोलन के प्रमुख नेता को अगर हम देखें तो ये ईशान चंद्र राय तथा शंभू पाल थे। तो ईशान चंद्र राय और शंभू पाल पाबना आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और इस आंदोलन को लेकर मुशर्रफ हुसैन ने जमींदार दर्पण नामक नाटक लिखा था। जैसे नील दर्पण दीनबंधु मित्र का है और नील विद्रोह से संबंधित है, उसी तरह से जमींदार दर्पण पाबना विद्रोह से संबंधित है और मुशर्रफ हुसैन के द्वारा ये लिखा गया है।
नेक्स्ट है दक्कन विद्रोह। तो दक्कन विद्रोह 1874 से 75 में हो रहा है। महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिले में हो रहा है, जिसको दक्कन का क्षेत्र भी कहते थे। इन जिलों में किसानों ने साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया था। और क्यों किया था कि 1867 में सरकार द्वारा लगान की दर में 50% वृद्धि कर देने तथा कई वर्ष से लगातार फसल खराब होने के बाद भी किसानों को लगान की अदायगी हेतु साहूकारों पर निर्भर होना पड़ा। तो इसके जो है एवज में किसानों द्वारा यह आंदोलन किया गया। और दक्कनी जो साहूकारों में अधिकांश मारवाड़ी तथा गुजराती थे, जिनसे लगान अदायगी के लिए किसानों को कर्ज लेना होता था। कर्ज देने के बदले साहूकार जो है किसानों के घर और जमीन को मतलब वो रख लेते थे। इस तरह किसान बिल्कुल महाजनों के चंगुल में होता था। तो दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हुआ है और ये लगान वृद्धि उनका फसल खराब हो गया था। फसल खराब होने के बाद भी इनसे लगातार लगान की वसूली की जा रही थी, जिस कारण जो है साहूकारों के खिलाफ किसानों के द्वारा ये दक्कन विद्रोह हुआ था 1874 से 75 में। नेक्स्ट किसान आंदोलन है मोपला विद्रोह। मोपला केरल के मालाबार क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा हुआ था और इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरब एवं ये मलयाली मुसलमान लोग थे, उन्हीं के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। 8वीं एवं 9वीं शताब्दी में अरब मूल के कुछ लोग केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र में आकर बस गए। इन्हें ही मोपला की संज्ञा दी गई और अधिकांश मोपला छोटे किसान तथा छोटे व्यापारी थे, जो अपनी गरीबी और अशिक्षा के कारण थंगल कहे जाने वाले काजियों और मौलवियों के प्रभाव में थे। मालाबार के जो हिंदू, नमूद्री और नायर जैसे उच्च जाति के जो भूस्वामी थे, भूस्वामियों को शासन, पुलिस और न्यायालय से संरक्षण प्राप्त था। और मोपला जो थे ये विद्रोही इसलिए सांप्रदायिक हो गए क्योंकि अधिकांश जमींदार या भूस्वामी हिंदू थे और काश्तकार जो किसान थे वो अधिकांश जो है मुसलमान थे। मोपला विद्रोह 19वीं शताब्दी में अत्यधिक आत्मघाती हो गया क्योंकि इन मोपलाओं के मन में यह भावना घर कर गई थी कि जो मोपला लड़ते हुए मारा जाएगा वह हदियों की तरह सीधे स्वर्ग जाएगा। तो मोपला विद्रोह भले किसान आंदोलन था, लेकिन ये बाद में जाकर जो है एक सांप्रदायिक हो जाता है। 19वीं शताब्दी में 1836 से 1854 के बीच मोपलाओं के 22 विद्रोह ग्रामीण आतंकवाद का एक विशिष्ट उदाहरण था, जिसकी जड़ें स्पष्टता कृषि व्यवस्था में थी और यह मोपला विद्रोह का प्रथम चरण था। वहीं जो है 1921 में द्वितीय मोपला विद्रोह हुआ। तो पहले तो 1836 से 54 के बीच में हुआ, दूसरा 1921 में हुआ है, जिसके कारणों में कृषि जन्य असंतोष था। लेकिन कालांतर में असहयोग आंदोलन के स्थगित किए जाने पर इस आंदोलन ने सांप्रदायिक राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया। तो मोपला विद्रोह का जुड़ाव जो है कहीं कहीं असहयोग आंदोलन से भी देखने को मिलता है। 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार जिले में काश्तकारों ने जमींदारों के विरुद्ध यह विद्रोह किया था। 1921 का मोपला विद्रोह ही ज्यादा पूछता है। और खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे शौकत अली, गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मोपला विद्रोहियों का समर्थन किया था। तो ये भी पूछता है किसके द्वारा मोपला विद्रोह का समर्थन किया गया था। तो शौकत अली, गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। वहीं 15 फरवरी 1921 ईस्वी को सरकार ने इस क्षेत्र में यानी केरल के मालाबार क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर खिलाफत तथा कांग्रेस के नेता यू गोपाल मेनन, पी मोइनुद्दीन कोया, याकूब हसन तथा के माधव नायर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुसलमानों के जो धार्मिक गुरु तथा स्थानीय जो नेता थे अली मुसलियार को गिरफ्तार करने के प्रयास में मस्जिदों पर छापे भी मारे गए। परिणाम स्वरूप पुलिस को विद्रोहियों के आक्रमण तेवर का सामना करना पड़ा और कई विद्रोही मारे गए। इस तरह से मोपला विद्रोह जो है हिंसक स्वरूप धारण कर लेता है। तो मोपला विद्रोह की उग्रता को देखते हुए सरकार ने सैनिक शासन की घोषणा कर दी और परिणाम स्वरूप मोपला विद्रोह को 1921 ईस्वी के अंत तक बर्बरता से जो है दबा दिया गया। तो मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में। और नेक्स्ट है फड़के आंदोलन। तो फड़के आंदोलन 1879 में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। वासुदेव बलवंत फड़के इसके नेता हैं। फड़के आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारण थे महादेव गोविंद रानाडे का धन के बहिर्गमन पर दिया गया व्याख्यान तथा 1876-77 में पश्चिमी भारत में पड़ने वाले भयंकर अकाल तथा इन घटनाओं ने फड़के को भावनात्मक रूप से प्रभावित किया था। फड़के ने रामोशी तथा महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों के सहयोग से एक संगठन बनाया, जिसके सहयोग से उसने डकैतियां डालकर धन एकत्र करना, संचार व्यवस्था को तहस नहस करना, विद्रोह करना आदि को अपना लक्ष्य बनाया। तो ये सब जो है फड़के आंदोलन की गतिविधियां थी अपने आंदोलन को जारी रखने के लिए। वहीं फड़के ने हिंदू राज्य की स्थापना का नारा दिया और इनके आंदोलन में से स्पष्ट क्रांतिकारी आतंकवाद का पूर्वाभास मिलता है।
वहीं 1880 तक आते आते फड़के को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जहां जो है उनकी मृत्यु हो जाती है 3 वर्ष बाद। तो इसमें जो प्रमुख पॉइंट है वही आप याद रखेंगे। फड़के आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ, 1879 के आसपास हुआ है। वासुदेव बलवंत फड़के इसके नेता हैं। अब नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ है और ये भारत में गांधी जी के नेतृत्व में किया गया प्रथम किसान सत्याग्रह जो था वो चंपारण सत्याग्रह ही था। चंपारण जो कि पश्चिमी चंपारण बिहार में है, वहाँ जो है किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक करार कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषि जन्य क्षेत्र के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी और इस पद्धति को तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। इसी के विरुद्ध में यह विद्रोह हुआ। 19वीं सदी के अंतिम दिनों में रासायनिक रंगों की जब खोज हो चुकी थी तो नील तब तक जो है नील का बाजार गिरने लगा, जिससे नील बागान मालिक चंपारण क्षेत्र के अपने नील कारखानों को बंद करने लगे। हालांकि जिस भी किसानों से ये करार, ये समझौता नील की खेती को लेकर किया गया था, उससे मुक्त करने के लिए जो अंग्रेज थे, अंग्रेज बागान मालिक, वो जो किसानों से भारी लगान की वो डिमांड करने लगे। परिणाम स्वरूप ये विद्रोह प्रारंभ हुआ और 1917 ईस्वी में जो है इस विद्रोह को स्टार्ट करने के पीछे चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को सौंपने के लिए जो वार्षिक अधिवेशन होता था कांग्रेस का, लखनऊ अधिवेशन, उसमें जो है इन्होंने गांधी जी से बात की। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने जो है बुलाने का काम किया कि आप बिहार आइए और यहाँ पर आंदोलन का जो है नेतृत्व करिए। वहीं गांधी जी जब चंपारण पहुंचे तो गांधी जी के चंपारण पहुंचने पर वहां के प्रशासन ने उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने सत्याग्रह की धमकी दी, जिससे डरकर आदेश जो है वापस ले लिया गया और भारत में सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी के द्वारा किया गया और ये सत्याग्रह प्रयोग प्रथम प्रयास था चंपारण सत्याग्रह। तो ये बार बार पूछा जाता है कि प्रथम सत्याग्रह किसे कहते हैं? चंपारण सत्याग्रह को। चंपारण में गांधी जी के साथ और कौन कौन लोग थे? तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और जेबी कृपलानी थे। वहीं ज्यूडिथ ब्राउन ने अपनी पुस्तक गांधी जी राइज टू पावर में राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा तथा जेबी कृपलानी को सब कॉन्ट्रैक्टर्स कहा है। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने जुलाई 1917 में मामले की जांच के लिए एक आयोग स्थापित किया, जिसके सदस्य में जो है गांधी जी भी शामिल थे। वहीं आयोग की सलाह पर जो आयोग का गठन किया गया, उस आयोग की सलाह पर सरकार ने तिनकठिया पद्धति को समाप्त घोषित करते हुए किसानों को अवैध रूप से वसूल किए गए धन का 25% भाग वापस कर दिया। तो ये भी बार बार एक कथन बना देता है कि तिनकठिया पद्धति को एक तो समाप्त किया गया आयोग की सलाह पर, दूसरा जो उनसे जबरन धन वसूल किया गया था वो उसका 25% वापस करने के लिए भी कहा गया। और वहीं चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की। तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिली है? तो महात्मा की उपाधि गांधी जी को कब मिली है? तो चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद, और ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है। एनजी रंगा ने गांधी जी के सत्याग्रह का विरोध किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह जो है गुजरात के खेड़ा जिला में हुआ है और किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई लगान को वसूली के खिलाफ जो है गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किया। तो ये भी बढ़ी हुई लगान के खिलाफ किसानों का आंदोलन था गुजरात के खेड़ा जिले में 1918 में। और 1917 से 18 ईस्वी में क्या हुआ कि फसल खराब होने के बाद भी खेड़ा के किसानों से लगान की वसूली की जा रही थी और खेड़ा के जो कुनबी पाटीदार किसान थे उन्होंने जो है सरकार से लगान में राहत की जबकि मांग की, लेकिन कोई रियायत जब नहीं मिली तब खेड़ा के किसानों का सहयोग लेकर के गांधी जी ने इंदुलाल याग्निक और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जो है इस विद्रोह को स्टार्ट किया और उन्हें किसानों को लगान न अदा करने का सुझाव दिया। लगान न अदा करने का पहला नारा जो है खेड़ा के कापड़गंज तालुके में स्थानीय नेता मोहन लाल पंड्या ने किया।
गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन की बागडोर 22 मार्च 1918 ईस्वी को संभाली और गांधी जी के सत्याग्रह के आगे जो है लाचार होकर सरकार ने इस आशय को गोपनीय दस्तावेज जब जारी कर दिया और उसी में ये गोपनीय दस्तावेज में था कि लगान उसी से वसूला जाए जो देने में समर्थ हो, कि ये आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया। वहीं गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन भी सफल रहा, खेड़ा सत्याग्रह भी, और खेड़ा में ही गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की। तो प्रथम सत्याग्रह कहेगा तो चंपारण सत्याग्रह, प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह पूछेगा तो वो खेड़ा सत्याग्रह। वहीं अवध किसान सभा है, तो अवध किसान सभा क्या है, तो अवध के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसानों को जमींदारों और तालुकदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने किया। तो ये अवध किसान सभा और होम रूल लीग जुड़ा हुआ है। इसमें मोतीलाल नेहरू जो है होम रूल लीग से जुड़े हुए हैं। वहीं गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय के प्रयत्नों से फरवरी 1918 में अवध उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया और उत्तर प्रदेश किसान सभा ने शीघ्र ही शोषण के विरुद्ध विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया और प्रतापगढ़ के एक जिले में नाई धोबी बंद नामक आंदोलन भी चलाया। तो ये नाई धोबी बंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ है। वहीं 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बाबा रामचंद्र के प्रयास से अवध किसान सभा का गठन किया गया और इस संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, गौरीशंकर, माता वदल पांडे, देवनारायण पांडे, केदारनाथ आदि ने कार्य किया। तो ये जो है पूछता है, यूपी पीसीएस पे पूछे हुए हैं, तो बिहार में भी कभी कभी पूछा जा सकता है। किसान आंदोलन, आप एका आंदोलन को याद रखेंगे, ये 1921 के अंत तक 1922 के प्रारंभ तक किसान आंदोलन, ये एका आंदोलन यूपी वाले क्षेत्र में होता है, हरदोई, बहराइच और सीतापुर वाले क्षेत्र में, और एका आंदोलन का नेतृत्व जो है पिछड़ी जाति के मदारी पासी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 का है। 1928 ये सूरत, गुजरात के सूरत वाले क्षेत्र में होता है, बारदोली तालुके में 1928 में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। तो ये बारदोली सत्याग्रह है। यहाँ ये बारदोली सत्याग्रह की पृष्ठभूमि दी हुई है कि बारदोली के जो मेहता बंधु थे, कल्याण जी, कुंवर जी और दयाल जी, इन्होंने किसानों के समर्थन में 1922 से ही आंदोलन चलाया हुआ था, लेकिन कालांतर में कपास की कीमत गिरने के बाद भी बम्बई सरकार द्वारा लगान में 30% की वृद्धि कर देने के बाद मेहता बंधु जो थे, उन्होंने लगान अदायगी रोक नामक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधीवादी वल्लभ भाई पटेल को प्रदान कर दिया। वहीं फिर 4 फरवरी 1928 को जाकर के बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने संभाला, जिसमें बढ़ी हुई लगान के विरुद्ध सरकार को पत्र लिखकर पटेल ने जांच करने की मांग की और सरदार पटेल द्वारा लगान न अदायगी हेतु किसानों को संगठित किए जाने के बाद किसानों, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे, उन्होंने गीता और कुरान पर हाथ रखकर लगान न देने की कसम खाई। कांग्रेस के जो नरमपंथी गुट ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों की मांगों की जांच करवाने का भी अनुरोध किया। तब जाकर बारदोली किसान आंदोलन के समर्थन में बम्बई विधान परिषद के भारतीय नेताओं ने यहाँ त्याग पत्र भी दे दिया और आंदोलन के बारे में ब्रिटेन की संसद में बहस हुई। वायसराय इरविन ने भी बम्बई के गवर्नर विल्सन को मामले के शीघ्र निपटाने का आदेश दिया और सरकार ने फिर तब जाकर के ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को बारदोली मामले की जांच का आदेश दिया। तो बारदोली सत्याग्रह में जांच किसके द्वारा किया गया है, तो ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल के द्वारा, और जांच रिपोर्ट में बढ़ी हुई 30% लगान को अवैध करार दिया गया और सरकार ने लगान को घटाकर 6.03% कर दिया। तो इस तरह से बारदोली सत्याग्रह जो है सफल रहा। तो वल्लभ भाई पटेल ने जो है वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ है, बारदोली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ और गांधी जी ने आंदोलन की सफलता पर कहा कि बारदोली संघर्ष चाहे कुछ भी हो, यह स्वराज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं है, लेकिन इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश में हमें स्वराज्य के करीब पहुंचा रही है। वहीं बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। तो ये भी बार बार पूछता है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट किसान आंदोलन है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन 1946 में हो रहा है और 20वीं सदी के पूर्वार्ध का यह किसान आंदोलन बंगाल का सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। तो तेभागा कहाँ हो रहा है, बंगाल वाले क्षेत्र में। इस आंदोलन द्वारा बटाईदारों ने यह मांग की कि उन्हें उपज का तिभाग अर्थात 1/3 भाग प्रदान किया जाए। तो ये है तेभागा आंदोलन का पृष्ठभूमि। और इस तेभागा आंदोलन में जो है
जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का ये आंदोलन था, और जिसे कंपाराम और भवन सिंह जैसे नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। और बंगाल भू राजस्व अथवा फ्लॉट कमीशन से प्रेरित यह आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलता रहा। लास्ट है अखिल भारतीय किसान सभा, तो इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी ठीक ठाक क्वेश्चन रहता है। तो 1918 में स्थापित संयुक्त प्रांतीय किसान सभा ने 1920-21 में अवध के कुछ जिलों में शक्तिशाली किसान आंदोलन चलाया, और 1929 में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना हुई। 1929 वाला पूछता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना की। वहीं बंगाल में टेनेंसी एक्ट को लेकर अकरम खां, अब्दुल रहीम, फजलुल हक के प्रयासों से 1929 में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना हुई। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के पश्चात जो है 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को हुई है। और प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की, और आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता एनसी रंगा को किसान सभा का महासचिव नियुक्त किया गया। तो ये भी बार बार पूछता है कि प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और उसके सचिव कौन बने थे, महासचिव एनसी रंगा। वहीं फैजपुर में कांग्रेस सम्मेलन के समय उनके समानांतर होने वाले अखिल भारतीय किसान आंदोलन की अध्यक्षता जो है एनजी रंगा के द्वारा की गई थी। और इस सम्मेलन में भू राजस्व के दर को 50% कम करने तथा किसान संगठनों को मान्यता देने की मांग रखी गई। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। और इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले अन्य नेता राम मनोहर लोहिया, सोहन सिंह जोश, इंदुलाल याग्निक, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र तथा कमल सरकार थे। अन्य जो कुछ किसान आंदोलन है जिसमें बर्ली विद्रोह जो बम्बई में हुआ है। अभी हम बिहार में किसान आंदोलन को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है उसको देखते हैं। तो 30 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी 10 अप्रैल को पटना और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर, कृष्ण सिंह, रामनवमी प्रसाद, मजरूल हक, जेबी कृपलानी, पोलक, शंभू शरण, नरहरि पारिक, नरसिंह पारिक, महादेव देसाई, ये सब जो कि महादेव देसाई बाद में गांधी जी के सचिव भी बनते हैं। वहीं ब्रजकिशोर और शंभूनाथ, ये सब चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। और चंपारण सत्याग्रह क्यों होता है, तो चंपारण क्षेत्र में जो अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा 3 कठिया प्रथा जो लागू की गई थी उसके विरोध में यह आंदोलन रहता है। और इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन के 3/20 अर्थात 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग में जमींदार की इच्छा अनुसार फसल उपजानी होती थी। अगर कोई किसान इससे मुक्त होना चाहता था तो उसके लिए आवश्यक था कि बागान मालिक को एक बड़ी राशि तवान, सरहवेसी या बाग के रूप में जो एक प्रकार का टैक्स था। तो इसी के विरोध में यह आंदोलन था। और इस प्रथा के द्वारा जो है ये जो प्रथा 3 कठिया प्रथा, उसके द्वारा गोरे नीलहे साहब बड़े पैमाने पर नील की खेती इस क्षेत्र में कराते थे। तो एक तरह से जबरदस्ती खेती कराई जाती थी। तो उसी के विरोध स्वरूप ये आंदोलन था। 1859-60 में जहां दीनबंधु मित्र के द्वारा बंगाल नाटक नील दर्पण में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का मार्मिक चित्रण किया गया, जो कि पहले बंगाल में नील विद्रोह घटित हो चुका था, वही विद्रोह बाद में चंपारण 1917 के दशक में 1917 में देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर जिक्र कर दिया गया। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो बंगाल के सुप्रसिद्ध कवि मधुसूदन दत्त द्वारा 1861 ईस्वी में किया गया है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, नील दर्पण का अनुवाद किसके द्वारा किया गया। नीलहे साहब के अत्याचारों के विरुद्ध पहला विद्रोह 1867 में चंपारण के लाल सुरैया कोठी से आरंभ होकर मुजफ्फरपुर जिले तक फैल गया था। 1917 का गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह इसी शोषणकारी प्रथा के उन्मूलन के लिए हुआ। यह महात्मा गांधी के भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था, और इस सत्याग्रह से अंग्रेजी हुकूमत को 3 कठिया प्रथा वापस लेना पड़ा और किसानों एवं जनमानस के लिए गांधी जी दैव पुरुष बन गए। और यह सत्याग्रह आगे के कई किसान आंदोलनों का शक्ति पुंज बन गया, यानी चंपारण सत्याग्रह सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की सफलता से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, तथा इसके पहले राजकुमार शुक्ल ने चंपारण निमंत्रण पत्र में गांधी जी को बापू कहकर संबोधित किया था। गांधी जी के अहिंसापूर्ण
गांधी जी के हिंसापूर्ण सत्याग्रह को अपार जन समर्थन मिलने के कारण ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित करना पड़ा। तो चंपारण कृषक अधिनियम 1918 किससे जुड़ा हुआ है? तो चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है। और चंपारण में कृषकों की स्थिति की जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया, जिसका नाम चंपारण एग्रीगेरियन समिति रखा गया। और इसके सदस्य कौन कौन थे? तो चंपारण एग्रीगेरियन समिति के अध्यक्ष FG सलाई थे, जो कि मध्य प्रदेश के आयुक्त थे, जबकि इसके प्रमुख सदस्य में महात्मा गांधी, LC अदामी, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड एवं G रैनी शामिल थे। गांधी जी ने 14 नवंबर 1917 को चंपारण के बड़हरबा लखनसेन नाव गांव में पहला स्कूल स्थापित किया था। तो ये चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 की घटना है, इसलिए यहाँ पर दे दिया है। तो इस तरह से हमने चंपारण सत्याग्रह को पढ़ लिया। चंपारण सत्याग्रह के बाद के कुछ किसान आंदोलन जो बिहार में घटित हुए हैं, तो 1919 में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में मधुबनी जिले में किसानों ने दरभंगा राज के खिलाफ आंदोलन किया था। वहीं बिहार में सर्वप्रथम 1923 में ही मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना होती है और श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष तथा श्री सिद्धेश्वरी चौधरी तथा नंद कुमार सिंह इसके सचिव बनते हैं। तो 1923 वाला पूछा हुआ है कि बिहार में सर्वप्रथम 1923 में जो है किसान सभा की जो स्थापना होती है, तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये शाह मोहम्मद जुबैर होते हैं और श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष होते हैं। 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से स्थापना की। वहीं किसान आंदोलन को इसने जो है एक नई दिशा प्रदान किया था। जब पूछेगा औपचारिक रूप से किसान सभा की स्थापना कब की गई है, तो 4 मार्च 1928 को पटना में की गई है। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के मूल अनुप्रेरक बन गए और मरते दम तक यह उनके जीवन का लक्ष्य बना रहा। यानी स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन से जुड़े हैं, स्वामी विद्यानंद जुड़े हैं, शाह मोहम्मद जुबैर जुड़े हैं और जो है श्री कृष्ण सिंह, ये सब किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। 17 नवंबर 1929 तक आते आते हरिहर क्षेत्र से सोनपुर मेला जहाँ लगता है, उसमें एक सभा हुई, उसमें प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई और स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष बने तथा श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव बने। वहीं जो यमुनाकारी, गुरु सहाय लाल, कैलाश लाल इसके प्रमंडलीय सचिव थे। ये भी बार बार पूछता है कि प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई है, तो 17 नवंबर 1929 को हुई है, सोनपुर में हुई है और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद बने और श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिसंबर 1929 में बिहार की यात्रा की और इससे इस आंदोलन को विशेष बल मिला। किसान आंदोलन को विशेष बल मिला जब सरदार वल्लभ भाई पटेल बिहार की यात्रा पर आए। और किसान आंदोलन के अंतर्गत जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के अतिरिक्त अन्य मांगे क्या थी? तो नहर शुल्क में कमी करने, मालगुजारी भुगतान की पक्की रसीद देने, बकास भूमि को लौटाना, ये सब मांग थी। शाहाबाद और चंपारण जिलों में जो है नहर टैक्स के विरुद्ध आंदोलन काफी उग्र था और शाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने नहर टैक्स वसूली की जांच शीर्षक से अधिसूचना भी जारी की। इस संबंध में श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी और बलदेव सहाय किसानों की उचित मांगों पर बल देने हेतु शाहाबाद भी गए थे। तो शाहाबाद और चंपारण जिले में एक आंदोलन हो रहा है, नहर टैक्स के खिलाफ हो रहा है, जिसका जो है सपोर्ट कर रहे हैं श्री कृष्ण सिंह, बलदेव सहाय आदि। तो स्थानीय कांग्रेस नेता गुप्तेश्वर पांडे एवं विंध्याचल के साथ उन्होंने जिला के विभिन्न स्थानों की यात्रा भी की थी, ये नहर टैक्स आंदोलन के समर्थन में। किसान आंदोलनों एवं कांग्रेस की गतिविधियों को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों के समर्थन से बनी बिहार के जमींदार संगठनों ने सितंबर 1932 में रांची में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाई। तो किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए कौन सा संगठन बना है? तो यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बना है, 1932 में बना है, रांची में बना है और जमींदार संगठनों के द्वारा बनाया गया है। तो किसान आंदोलन के विरुद्ध में ये जो है बनाया गया है। वहीं बिहार में हम किसान आंदोलन देखें तो प्रथम सम्मेलन जब हुआ है, प्रथम प्रांतीय सम्मेलन हुआ है, बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन प्रथम 17 नवंबर 1929 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सोनपुर में संपन्न हुआ। दूसरा बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 29 से 30 अगस्त 1934 को पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में संपन्न हुआ और इस सम्मेलन में जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी अपने भाई के साथ जो है भाग लिया था। तीसरा प्रांतीय किसान सम्मेलन हाजीपुर में 26 से 27 नवंबर 1935 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ और इस सम्मेलन में
जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ था। तीनों सम्मेलनों को आप याद रखेंगे। वहीं लास्ट में जाकर जो है 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है लखनऊ में, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष और प्रोफेसर NG रंगा को महासचिव बनाया जाता है। और किसान सभा के संगठन को बिहार के गांव में फैलाने में स्वामी सहजानंद सरस्वती को तथा कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, ये सब जो है जो वामपंथी नेता, ये सब काफी सहयोग करते हैं किसान आंदोलन का विस्तार करने में। वहीं बिहार प्रांतीय किसान सभा ने सभाओं, सम्मेलनों और प्रदर्शनों का भी जो आयोजन किया। 1935 ईस्वी में किसान सभा द्वारा जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका था। फिर जाकर के यहाँ पे दिया हुआ है कि नवंबर 1935 में मोकामा क्षेत्र के बढ़िया टाली इलाकों के किसानों द्वारा जमींदारी उन्मूलन तथा बकास भूमि की वापसी की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया गया और इस आंदोलन में कार्यानंद शर्मा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। तो बकास आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो कार्यानंद शर्मा से और मोकामा वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बकास भूमि क्या होती थी? तो बकास भूमि उसे कहते थे जिसे मंदी या प्राकृतिक आपदा के कारण लगान न दे पाने की स्थिति में किसानों ने जमींदारों को दी थी। तो ये जो है इसको बकास भूमि कहते थे। और 1938 में पटना में एक बड़ी किसान रैली हुई जिसमें 1 लाख किसानों ने हिस्सा लिया था। वहीं गया जिले के रेवड़ में यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में किसान मजिस्ट्रेट से यह घोषणा कराने में वो सफल रहे कि विवादास्पद 850 बीघा जमीन काश्तकारों को लौटा दी जाएगी। तो गया जिले में किसान आंदोलन के नेतृत्व कर्ता की भूमिका कौन निभा रहे हैं? यदुनंदन शर्मा। वहीं फरवरी 1939 में राहुल संकृत्यायन ने सारण जिला के अंतर्गत अंबारी स्थान पर जो है अंबारी सत्याग्रह किया, या फिर कहीं कहीं बकास सत्याग्रह भी इसको कहा जाता है। तो राहुल संकृत्यायन सारण या छपरा जिला आप कह सकते हैं, वहां ही किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। 1939 में बकास सत्याग्रह या अंबारी सत्याग्रह हो रहा है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार पत्रिका का प्रकाशन कर किसानों में जागरूकता फैलाई। वहीं अप्रैल 1939 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन हुआ। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में बीपीएससी द्वारा पूछा जाता है। चलिए अब हम एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक काल में किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो औपनिवेशिक काल में जो भी किसान आंदोलन हुए उसके मुख्य कारण थे कि कृषि क्षेत्र में जो औपनिवेशिक शोषणकारी नीतियां अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई, तो यही एक कारण रहा, मुख्य कारण रहा औपनिवेशिक काल में किसान आंदोलन होने का। तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अस्थायी बंदोबस्त का सबसे बड़ा लाभ किसे प्राप्त हुआ था? अस्थायी बंदोबस्त के बाद ही जो है बहुत सारे किसान आंदोलन हुए हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार रहा किसान आंदोलन होने का। तो अस्थायी बंदोबस्त का सबसे ज्यादा लाभ जो है ये जमींदारों को हुआ था। नेक्स्ट है कि नील विद्रोह का मूल स्वरूप क्या था? तो नील विद्रोह का मूल स्वरूप था व्यवसायिक फसल जो कि नील की खेती थी उसकी जबरन खेती कराई जाती थी किसानों के द्वारा। तो व्यवसायिक फसल जिसको हम नील को व्यवसायिक फसल में उस समय रखा गया था, तो व्यवसायिक फसल की जबरन खेती के विरुद्ध ये संघर्ष था नील विद्रोह, जो कि 1859 से 60 में सबसे पहले होता है बंगाल के नदिया क्षेत्र में, बाद में जाकर 1917 में चंपारण वाले क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी किसान आंदोलन का लक्ष्य जबरन खेती समाप्त करना हो तो वह किस आंदोलन से सर्वाधिक संबंधित होगा? तो अभी हमने पढ़ा कि नील विद्रोह में ही जो है जबरन खेती कराई जाती थी, तो इसी से संबंधित था। किससे? नील विद्रोह से। फिर चंपारण सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो इसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हो रहा है चंपारण। ये गांधी जी द्वारा नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाई गई थी। भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। तिनकटिया प्रथा किससे संबंधित था? तो तिनकटिया प्रथा जो है हमने पढ़ा चंपारण में जो नील सत्याग्रह हो रहा है, चंपारण सत्याग्रह हो रहा है, नील की खेती जो जबरन कराई जाती थी, तो उसी में तिनकटिया प्रथा है कि 3 कट्ठे पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेज बगान मालिक के द्वारा। तो नील की खेती की बाध्यता तिनकटिया प्रथा से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी। राजकुमार शुक्ल का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो राजकुमार शुक्ल भी हमने पढ़ा चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में जो हुआ है उसी से जुड़े हुए हैं। खेड़ा सत्याग्रह का केंद्रीय मुद्दा क्या था? तो खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ है, खेड़ा सत्याग्रह, इसका केंद्रीय मुद्दा क्या था? तो खेड़ा सत्याग्रह जो है फसल खराब होने पर भी जो है टैक्स को माफ नहीं किया गया था, लगान की मांग की ही जा रही थी, तो उसी के विरोध में ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी
यदि किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के बावजूद कर वसूला जाए तो किस आंदोलन का उदाहरण सबसे उपयुक्त होगा? तो प्राकृतिक आपदा के बाद भी कर वसूला गया, यह भी हमने पढ़ा कि खेड़ा सत्याग्रह का था कि वहाँ प्राकृतिक आपदा आ गया था, फिर भी जो है लगानों की टैक्स माफ़ी नहीं की गई, लगान किसानों से जो है वसूला ही जा रहा था। तो ये खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित आंसर नंबर बी हो जाएगा। बारदोली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बारदोली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि जो लगान काफ़ी ज़्यादा लगातार वृद्धि कर दी गई थी, तो उस लगान वृद्धि का विरोध करना बारदोली सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था। बारदोली में वल्लभ भाई पटेल द्वारा ये कहा गया था कि आप लगान ना देने का जो है शपथ लें, अभी हमने पढ़ा था। तो ये लगान वृद्धि का विरोध था बारदोली सत्याग्रह। वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि किस आंदोलन से के बाद मिली? तो वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के बाद मिलती है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में होता है। कौन सा आंदोलन जो है किसान एवं राष्ट्रीय आंदोलन के बीच सेतु का कार्य करता है? तो अखिल भारतीय किसान सभा जो गठित किया गया था, ये एक तो किसान जो भी आंदोलन हो रहा है, वो जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा है उसके बीच ये सेतु का काम करता था अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा के स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो किसानों को जो है राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ना, ये मुख्य उद्देश्य था अखिल भारतीय किसान सभा का। स्वामी सहजानंद सरस्वती का योगदान मुख्यतः किस क्षेत्र में था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हमने बार बार पढ़ा कि उनका किसान आंदोलन से संबंध था, स्वामी सहजानंद सरस्वती का। तेभागा आंदोलन में किसानों की प्रमुख मांग क्या थी? तो तेभागा आंदोलन में किसानों की प्रमुख मांग थी कि उपज का 2/3 हिस्सा किसानों का मिले, 3 हिस्सा किसानों को मिले, इसलिए तेभागा आंदोलन इसे कहा गया। तेभागा आंदोलन बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था। तेभागा आंदोलन किस प्रकार के कृषक संबंधों से जुड़ा था? तो ये बटाईदारी, यानी उनको जो है 2/3 हिस्सा चाहिए था उपज का, तो ये बटाईदारी कृषि संबंधों से जुड़ा था। ये नंबर आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा भी हैं, जैसे तेलंगाना आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो तेलंगाना आंदोलन की प्रमुख विशेषता थी कि ये सशस्त्र यानी हथियार के साथ ये किसान संघर्ष के रूप में बाद में तब्दील हो जाता है, तो सी नंबर आंसर। और तेलंगाना आंदोलन मुख्यतः किस शासन के विरुद्ध था? तो ये निजाम शासन के विरुद्ध था, सी नंबर। कौन सा आंदोलन वामपंथी विचारधारा से सर्वाधिक प्रभावित था? तो वामपंथी विचारा से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला आंदोलन जो था वो तेभागा आंदोलन था। ये तेभागा आंदोलन जो है वामपंथी विचारधारा से प्रभावित होने वाला आंदोलन था। बाबा रामचंद्र का नाम किस आंदोलन से संबंधित है, किस किसान आंदोलन से? तो ये जो है उनका नाम अवध किसान आंदोलन से संबंधित है। बाबा रामचंद्र का मदारी पासी किसान आंदोलन से जुड़े थे, तो हमने ये पढ़ा था एक लाइन में। एक आंदोलन जो कि 1921 में एक आंदोलन होता है, उसमें मदारी पासी इसके नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो चंपारण आंदोलन तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध था, तो ये तो सही है। बारदोली आंदोलन लगान वृद्धि के खिलाफ था, ये भी सही है। तेभागा आंदोलन 2/3 उपज का हिस्सा ये चाहते थे, तो ये भी सही है। तेलंगाना आंदोलन अहिंसक सत्याग्रह था, ये गलत है, क्योंकि तेलंगाना आंदोलन हिंसक सत्याग्रह था, सशस्त्र आंदोलन था, शस्त्र के साथ था, हिंसक हो गया था। तो इसलिए डी नंबर हमारा जो है आंसर हो जाएगा। यही जो है सही नहीं है, बाकी मिलान सही है। और खेड़ा सत्याग्रह तो कर माफी के था ही, कि टैक्स वो माफी चाहते थे लेकिन टैक्स को माफ नहीं किया गया था, तो इसके विरोध में ये आंदोलन था। तो ये भी मिलान सही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी प्रश्न में किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने वाला संगठन पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा? तो किसान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा, बार बार ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर है कि निम्नलिखित आंदोलनों को घटना के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो चंपारण 1917 में हुआ है, खेड़ा 1918 में हुआ है, बारदोली 1928 में हुआ है। तो 1, 2, 3 हो जाएगा, तो उस अनुसार आंसर ए हो जाएगा। सबसे पहले ए हुआ है घटना, सबसे पहले 1, सब उसके बाद 2, तब 3, आंसर हमारा ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि चंपारण सत्याग्रह नील खेती से संबंधित था, तो हाँ सही है। खेड़ा आंदोलन कर माफी से संबंधित था, तो हाँ ये भी सही है। नेक्स्ट तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि बारदोली आंदोलन में 30% लगान वृद्धि का विरोध हुआ था, तो ये भी सही है। तो तीनों कथन सही होने के कारण हमारा आंसर हो जाएगा ई नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 3, तीनों कथन सही है।
इस तरह से हमने जो है किसान आंदोलन, चाहे वो पूरे भारत में जो किसान आंदोलन हुए हों, जो प्रमुख किसान आंदोलन है और जो बिहार में किसान आंदोलन हुए हैं, वो सारे टॉपिक को कवर कर लिया और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी, कुछ MCQ भी सॉल्व कर लिया। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।